So hello and welcoming you all back to your chapter class 8। तो हमने पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन किया था पार्ट शुरू। ठीक है, ये आपका दिस इज चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। एंड हमने इसमें थोड़ी टाइमलाइन के बारे में बात करी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द इंडियन इन्वेजन। एंड अब हम बात करेंगे इसमें एपिसोड नंबर 2 में, दैट इज योर राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हम इतना बोल रहे हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो सल्तनत क्या होता है? तो जैसे आपको कोई भी एक राजा होता है, वी कॉल इट एज ए किंग और समथिंग, whoever the ruler or whoever the leader of that region is, उसको हम जैसे राजा बोलेंगे। तो वैसे ही द मुस्लिम मुस्लिम रूलर जो भी होते हैं वो अपना नाम एज एन ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि सुल्तान, दे आर द सुल्तान ऑफ दैट रीजन। अब जो रीजन है उसको हम कहते हैं सल्तनत। तो उस सुल्तान की वो सल्तनत है, काइंड ऑफ दैट यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो दैट इज वाई भी हम इसलिए कहते हैं दिल्ली सल्तनत, यानी कि वो एक सुल्तान की वो सल्तनत, वो रीजन, वो टेरिटरी रह चुकी है या रह मतलब थी। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं। सो वी बिगिन आवर जर्नी हियर विद दिल्ली सल्तनत फॉर्म्ड after the defeat in nine after the defeat in 1192 of King Prithviraj Chauhan, who ruled over parts of northwestern India। तो यानी कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी वो कैसे फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई? इट फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट इन 1192। 1192 यानी कि 1100, लाइक 1192 में जो किंग पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि नॉर्दर्न पार्ट एंड राजस्थान वाला पार्ट यानी कि वेस्टर्न पार्ट, उसको जो वो रूल करते थे। ठीक है, वो थे, उसको उनको हरा के, किंग पृथ्वीराज चौहान जी को हरा के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब जो सल्तनत थी, द सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन। तो यानी कि इस सल्तनत ने क्या क्या किया, क्या क्या देखा? इन्होंने 5 सक्सेसिव यानी कि 5 पूरी ढंग से रूल करने वाली फॉरेन डायनेस्टीज को हमने यहाँ पे देखा। द ममलुक्स, यहाँ पे हमने देखी द ममलुक्स। ममलुक्स यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी, द खिलजीज या खलजीज, है ना, या तुगलक, सैयद एंड द लोदीज। तो हमने ये सारी 5 देखी, ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज। While certain part of northern India came under the control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as Eastern Ganga in the east and Hoysalas in the south resisted its advance and also emerged as thriving center of art, culture and administration। सो अब हम यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो पार्ट है नदर्न इंडिया के, वो आपका ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में, दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गया। बट जो जितने भी नेबरिंग किंगडम, जो आसपास के रीजन, जो आसपास के किंगडम्स थे, वो सारे आपके क्या हुआ, उन सबका क्या हुआ? वो जैसे कि आपकी ईस्टर्न गंगा जो आपकी ईस्ट में थी, यानी जो आपका बंगाल काइंड ऑफ रीजन, वो सारा, वो सलाह जो आपका साउथ में थे, वो भी एडवांस हुए, वो भी आगे बढ़े, बट वो एज ए थ्राइविंग सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर, इन सब को लेकर के वो आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि दे वर गोइंग टू सक्सेस, दे वर गोइंग टू समथिंग, बट वो एज एन उधर कोई राज वगैरह काइंड ऑफ नहीं हुआ, बट उनका मतलब इनका राज कुछ ज्यादा नहीं हुआ, but they were emerging in sense of their art, culture, and administration। The city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of northern India। जो सिटी थी दिल्ली, जो अब हमारी सेंटर है ना, कैपिटल है एक्चुअली, तो वो जो आपका है वो उसका पुराने टाइम पे भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी एक बिगर रोल था, एक बहुत बड़ा रोल था उसको शेपिंग करने में नॉर्दर्न इंडिया में भी। ठीक है, जो सल्तनत पीरियड था, सल्तनत पीरियड was marked by political instability combined with efforts at territorial expansion। अभी इसमें सल्तनत रीजन में, सल्तनत पीरियड में बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, है ना, जो कि कॉम्बिनेशन में किसके थी, कॉम्बिनेशन में इसके थी कि देयर टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन, इनका जो टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि इतना रीजन चाहिए, इतना रीजन चाहिए, उसके चक्कर में, उसके एफर्ट्स में करते करते में बहुत सारा इम्बैलेंस, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। This resulted in the military campaigns that raided villages and cities and plundered and destroyed temples and seats of learning। तो इसी के करके जो मिलिट्री कैंपेन थी, जो आर्मी थी, उन्होंने गांव शहर उन सबको रेड मारी, उन सबको देखा, ढूंढा, तोड़ फोड़ करी और बहुत कुछ ढूंढा, जिसमें उन्होंने जो जितने भी मंदिर वगैरह थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दी, जितनी भी जो जगहें थी सीखने की उन सबको तोड़ फोड़ कर दी, है ना। सक्सेशंस, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान,
वर ऑफन वायलेंट। अब जो सक्सेशन यानी कि एक के बाद जो दूसरा बंदा राज करने आता था, है ना, जैसे कि एक आपका कोई बंदा है, उसके बाद जो दूसरा बंदा लाइक एक का राज्य खत्म, दूसरा बंदा जब आ रहा है, so they were also very much violent। क्यों? क्योंकि जो दो सुल्तान थे, आउट ऑफ द थ्री सीज पावर ऑफ एलिमिनेटिंग देयर प्रीडिसेसर, so that Sultan Everest region was hardly I'm so sorry I'm so sorry students। तो जो सक्सेशन थी, जो अपॉइंटमेंट थी नए सुल्तान की, वो ऑफन क्यों वायलेंट थी? क्यों? क्योंकि जो दो सुल्तान थे of three seized power by eliminating their predecessors so that a sultan average region was hardly more than 9। यानी कि जो हमको पहले वाले सुल्तान थे, उनके बाद जो सुल्तान आते थे उसमें भी क्या होती थी, क्योंकि जो पावर होती थी उनको एलिमिनेट कर आते थे वो। तो दो सुल्तान के मान लो तीन है ना, तो थ्री, टू आउट ऑफ थ्री ऐसे आते थे कि अपने पहले को मार के आए हैं, राइट। यानी कि दे वर सो हंग्री फॉर द पावर, दे वर सो दिस थिंग, दे वर सो नीडेड, कि उनको इतना चाहिए था ये सब, कि जो जैसे जितने भी बने उसमें से ऑलमोस्ट टू थर्ड आपके ज्यादातर देवर लाइक दिस, ठीक है। तो इसीलिए जो रीजन था आपका, जो एक काइंड ऑफ एवरेज हर एक उसकी राज्य की, वो 9 ईयर्स, यानी कि कोई भी ज्यादा 9 ईयर्स ऑन एन एवरेज आपके यहाँ पे हर एक बंदे ने रूल किया है, लाइक नॉट एज अ होल बट एज अ सिंगल सिंगल पर्सन, right? Let's explore. Looking at the figure 2.6, what do you think Alauddin Khilji called himself the second Alexander? So let's go through this. So sorry. So, as I asking that image, now Alauddin Khilji called himself the second Alexander. Why so? Because he admired Alexander's great achievement as conqueror and wanted to be seen as equally powerful ruler. तो खिलजी जो था, वो अपने आप को, अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर इसीलिए बोलता था बिकॉज वो अलेक्जेंडर की जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, उसको बहुत एडमायर करता था, उसको बहुत अच्छी लगती थी, और वो सारी को एज एन बहुत ही एज एन वैसे मांगता था कि इट वाज वेरी मच ग्रेट, एज एन उसको बहुत ही वो फॉर्म कल्चर चाहिए था, एंड इसीलिए वो चाहता था कि सारे लोग उसको भी एज एन उसकी तरह देखें, कि वो भी उसकी तरह पावरफुल है, उसकी तरह ये सब अचीव कर सकता है। तो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेकंड Alexander. Through successful military campaigns, he extended his empire across much of India. His ambition to create a vast empire and his military victories inspired him to adopt this title as a symbol of strength and greatness। तो जो उसकी मिलिट्री आर्मी इन सब के करके उसको क्या था, उसकी जो इंडिया में बहुत ज्यादा पकड़ है गई, उससे बहुत एम्पायर इधर से उधर हुए, आगे बढ़े, एक्सपैंड हुए, और जो उसकी एम्बिशन थी उसकी वजह से एक वास्ट एम्पायर आपका, एक बड़ा सा एम्पायर आपका बना, ठीक है। इसी के साथ जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी, उसको ये सब उसकी जो इतनी शक्तिशाली स्ट्रेंथ और ये सब ग्रेटनेस थी, उसकी वजह से उसको लगा कि भैया he is like he was inspired to take the name the second Alexander, क्योंकि उसको लगा कि he is much very much powerful like he was, like Alexander was। At the turn of 14th century, 14th century की बात करें, at the turn of 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaigns over large area of north and central India, sacking and plundering many cities at the same time. He also repelled several invasions by Mongol forces who were trying to add India to the vast Mongol Empire. It covered most of Asia at that time। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ज़्यादा रीजन यानी कि नर्दर्न एंड सेंट्रल इंडियन में करे, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को एकदम मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, इतना कुछ उन्होंने देखा, ढूंढा, सब कुछ करा। उसी टाइम पे बहुत सारे उन्होंने सेवरल जो बहुत सारे जो बाकी लोग इन्वेजन कर रहे थे उस पार्ट ऑफ रीजन में, इंडिया में, उनको बहुत ही रेपेल किया, यानी कि उनसे ही बहुत लड़ाई की। जो मंगोल रीजन थे, जो मंगोल फोर्सेस थे, जो मंगोल एम्पायर था, वो भी उस वक्त में बहुत ही अपने पीक पे थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो एशिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर रखे थे, एंड वो इंडिया को भी ऐड करने की बहुत ट्राई कर रहे थे, दैट they could also hold, they can get also hold of their Mongol forces in their India, but they couldn't do that। So that is why आपका क्यों नहीं कर पाए? It was because of Alauddin Khilji, because वो उसको बहुत ही as in he was resisting, he was obviously वो लड़ रहे थे उसके साथ, that is why। तो Slave General Malik Kafur expanded the Sultanate southward,
conquering several kingdom on their way. तो जो उनके स्लेव जनरल थे मलिक काफूर, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी इन द सदर्न वर्ल्ड, इन द साउथ वर्ल्ड, यानी कि साउथ में जाके एंड देन वहाँ पे भी बहुत सारे उसमें क्या किया उन्होंने, बहुत सारे सुल्तानत के जो रीच थी वहां पे भी लेके गए, सल्तनत की रीच वहां पे भी लेके गए। एज इन दे प्लंडर्ड वेल, हेल्प फाइनेंस द सल्तनत इनॉर्मस मिलिट्री apparatus, यानी कि जो इतनी सारी उनकी वेल्थ थी, इतनी सारी जो धन दौलत, उससे उनकी जो मिलिट्री की apparatus यानी कि जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, मिलिट्री की जो चीजें थी, उसको और बढ़ाने में और आगे आगे करने में हेल्प करी। And he also attacked a number of Hindu centers such as Sri Rangam, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। तो उन्होंने बहुत सारे जो हिंदू सेंटर्स यहाँ पे जाके, यानी कि बहुत हिंदू टेम्पल्स हैं, ये सब है, वहाँ पे बहुत उन्होंने लड़ाई करी, बहुत अटैक्स करे, जैसे कि आपको याद है नेम श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड रामेश्वरम एज वेल। Next is what kind of resources do you think were needed to maintain an army and wage war in those days? तो आर्मी को मेंटेन करने में क्या क्या लगता था? तो इतनी बड़ी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा पैसा जरूरी है ना। जैसे कि वेपन, जैसे कि है स्वॉर्ड, स्पिरल, बोws, एरो, शील्ड एंड आर्मर हैड टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन, यानी कि जो तलवारें थी, जो धनुष थे, है ना, तीर कमान, ये सब थी, जो भाला थे, वो सबको तो मेंटेन मैन्युफैक्चर करना ही था। बट सोल्जर्स को क्या था, दे ऑल्सो नीड फूड, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, सैलरी एंड मेडिकल केयर इज वेल। तो कोई बंदा जैसे वहाँ पे रहेगा कहाँ पे, तो उनको वो चाहिए, उनको खाएगा कहाँ, तो वो चाहिए, उनको पहनना क्या है, वो चाहिए। Obviously, after that as well, they also had some salaries to be having there in their account. तो salaries यानी कि जो भी पैसे उनको मिलते थे, that comes under the salaries. Other than that, medical care, जैसे कि जो जंग के मैदान में जब वो घायल हो जाते थे, so for that reason उनको जब वो मेडिकल केयर भी चाहिए थी, तो that also was provided. एनिमल्स जैसे जो उधर यूज होते थे, एज इन योर हॉर्सेस, एलिफेंट या कैमल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, वॉरफेयर में या ट्रेनिंग या फीडिंग में उनको चाहिए होते थे। जैसे कि आपने बहुत टाइम पे ऐसे देखा होगा कि घोड़ों पे जाके वो लोग लड़ते हैं, या जो राजा होता है वो एकदम हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। तो बहुत सारे जो आपके जानवर हैं, है ना, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, इनका भी यूज किया जाता है, नॉट ओनली इन योर ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो इन योर वॉरफेयर। ठीक है। Government also had to build and maintain roads and bridges, forts, military campaigns and communication system। अब उनको ये सब भी, जैसे रोड, ब्रिजेस, forts, to maintain their city expansion and everything, ये सब भी बनाना पड़ा। And all these expenses demanded efficient administration and strong sources of revenue। अब इन सारी चीजों के लिए, सारे एक्सपेंसेस के लिए उनको क्या चाहिए, उनको एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उनको ऐसा कंट्रोल चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि पूरा का पूरा ज़्यादा एकदम दौलतमंद एक चीज़ है कि इतना बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए, ताकि वो इन सब की मेंटेनेंस, इन सबको मेंटेन कर पाए, इन सबको रख पाए। ठीक है। यानी कि मतलब कि उनको ये सब कुछ तो रखना ही है। सो दे नीड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनका कंट्रोल होना चाहिए। एंड अदर देन दैट, व्हाट दे एल्स नीड इज their rich source or the great source of your expenses, जिससे कि वो पैसा तो वो इन सब पे खर्च कर सके। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, a few decades later, Muhammad bin Tughlaq ruled India and expanded the Delhi Southern territories further। अब कुछ दशकों बाद, decades बाद, दोनों दशक ही कहते हैं कि नहीं, decades मतलब कि आपके 10 years, span of 10 years, that is your decades। तो a few decades later, कुछ 10 सालों बाद, है ना, कपल में भी, लेट्स से कि 20 साल, 30 साल, वो तो डेकेड इसलिए हमने बोला। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया में दिल्ली सल्तनत में रूल किया और दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज को आगे आगे बढ़ाया। ठीक है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की वो थी, टेरिटरीज थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाई गई, किससे? बाद मोहम्मद बिन तुगलक। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर, मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर वन रूल। सबसे पहले टाइम में जो मौर्यन एम्पायर था वो पूरे सबकॉन्टिनेंट के अंदर में था, पूरा एक रूलर था उनका। Although this dominance was significant, it proved to be short-lived। कि जो डोमिनेंस थी मौर्यन एम्पायर की, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे थी, और एक ही उनका रूलर था, एक ही उनका लीडर था, वो लेकिन कुछ टाइम, इट लिव्ड शॉर्ट, यानी कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशन एंड स्कीम्स,
but they were often poorly executed। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी बहुत ही ऐसी एम्बिशन, बहुत ही ऐसी ख्वाहिश थी, उन्होंने बहुत स्कीमिंग प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि भैया हाउ दे कुड एक्वायर एवरीथिंग एवरी बिट ऑफ इट। बट जो वो सब था उसको सबसे ज्यादा क्या, देखो प्लानिंग आपकी अच्छे से जितने भी हो, अब आपको पता है अगर आपने मैगी बनानी है, सो यू हैव टू हैव अ पैन एंड एवरीथिंग। प्लानिंग चाहे जितनी भी कर लो, एग्जीक्यूशन व्हाट इट मैटर्स। अब मैं मैगी कुकर में तो नहीं बनाऊंगा ना, सो दैट इज व्हाट इट इज, एग्जीक्यूशन आपकी जरूरत है। आपको कैसे उसको एग्जीक्यूट करो, इट इज अ वेरी पुअर एग्जांपल गिवन बाय मी, आई एम सो सॉरी। बट अदर देन दैट आई एम जस्ट टेलिंग कि जो इतनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग वो करते थे उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो इनकी एग्जीक्यूशन थी दैट वाज वेरी पुअर। वन सच वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब उन्होंने एक ऐसी क्या गलती करी कि जो कैपिटल था, जैसे कैपिटल होता है ना कोई भी कॉन्क्वायरिंग स्टेट का किसी चीज का भी, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद क्या है? दौलताबाद इज द देन कॉल्ड देवागिरी, जो कि आपका आज प्रेजेंट डे में संभाजी नगर है ना, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कर दिया तो सेंट्रल capital। Perhaps he thought its more central location would offer better control of the empire, क्यों? क्योंकि वो जो उनके जो रीजन को कंट्रोल करते थे उससे एकदम सेंट्रल पॉइंट पे था, और उन्होंने सोचा कि अगर हम सेंट्रल पॉइंट को ही कैपिटल बना दे, उसमें वो राज करें, तो एज एन अ होल उनकी पूरी लोकेशन, उनका बेटर कंट्रोल होगा उनकी पूरी लोकेशन पूरी एम्पायर पे। ठीक है, अच्छा। The people were forced to travel over 1,000 kilometers, and a few years later, as his plan misfired, he shifted the capital back to Delhi। अब इसी करके जो कैपिटल में जो लोगों की जरूरत होती है, जो चीजों की जरूरत होती है, उन सब पे करके बहुत लोगों को फोर्स है, बहुत लोग दे हैव टू फोर्सफुली कम देयर, दे हैव टू मूव 1,000 किलोमीटर्स एंड गो देयर, इसीलिए उनको इतनी सारी परेशानियां फेस आई। उन्होंने फिर बहुत उसमें बाद में क्या किया, he again shifted the capital back to Delhi। उन्होंने फिर से जो कैपिटल दौलताबाद से दिल्ली को कर दिया। ठीक है, बोथ द ट्रांसफर्स, यानी कि पहले दिल्ली से दौलताबाद एंड देन दौलताबाद से दिल्ली, इट वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे, अगर आप अपना सेंटर कैपिटल जो है आपका वही चेंज कर दोगे और हेडक्वार्टर व्हाटएवर यू से इट एज, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके काम खत्म कर देती हैं, और इस सब चेंजेस के प्रोसेस में ये सब होता है। ठीक है, इसके अलावा में अगर हम देखें, another instance was the introduction of token currency, where cheap copper coins were declared to be token and have the value of silver or gold coins। अब जो सिल्वर और गोल्ड कॉइन यानी कि सोने चांदी के सिक्कों के जगह इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपर कॉइन्स कर दिया। ओके, यानी कि इन्होंने चीप कॉपर कॉइन्स, कॉइन्स जो होते हैं, ही इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स एज अ करेंसी, टोकन करेंसी। ठीक है, ऑल दो ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया था, क्यों? क्योंकि हमारी आजकल जो हम यूज करते थे एक दो पैसे के जो वो है सिक्के ही यूज करते हैं, राइट, एक दो रुपए के लिए, तो दैट इज व्हाट इट इज, सिक्के, टोकन्स। तो वो प्रोग्रेसिव थॉट था जो अभी हम यूज करते हैं। बट एट the time this created confusion in the trade and encouraged people to counterfeit copper coins, all of which caused the economy to decline। लेकिन अब इस टाइम के लिए, हमारे अभी के टाइम के लिए इट वाज ओके, अभी के लिए हमने इसमें देखा कि हमारे पास ये सारे आए चीजें है ना, कि लाइक वी आर यूजिंग द कॉइन्स एंड एज टोकन्स एंड एवरीथिंग, बट उस टाइम पे, क्योंकि ये बात तो उस टाइम की ही है, सो उस टाइम पे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इज, ये जो टोकन्स थे, दे वर लाइक बहुत ही ऐसे से थे एंड विच वर लाइक इजी टू गेट कॉपीड एंड एवरीथिंग। और उन्होंने ट्रेड में जो इधर से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड होता था, उस सब को बहुत ही एज एन इफेक्ट किया, क्योंकि काउंटरफेट यानी कि एक से दूसरे में कॉपी बहुत जल्दी हो जाता था, बिकॉज इट वाज सो चीप। तो इसलिए जो ट्रेड में कि भैया ये असली है या नकली है, उसकी समझ जो लोगों को आने से रह गई। एंड जो ट्रेड में, यानी कि ट्रेड में ऑब्वियसली गाइस यू ऑलवेज नीड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका पैसा बहुत जरूरी होता है। अगर अब आपका पैसा ही नहीं होगा आप पे, सो हाउ कुड यू ट्रेड एंड डू एवरी सॉर्ट ऑफ, राइट? सो दैट इज व्हाई काउंटरफिट, यानी कि बच्चे काउंटरफिट इज लाइक इजी टू कॉपी एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत आसानी से हो पा रहा था इस करके प्रॉपर कॉइन करके। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू डू सो। ठीक है,
तो कॉपर कॉइन्स की वजह से आपकी इकोनॉमी का बहुत ही डिक्लाइन हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें सो ये भी है, this sultan and their court elite lived in luxurious places enjoying elaborate clothing, jewelry, ornaments and fine food। अब जो सुल्तान थे और उनके जो कोर्ट में लोग थे, यानी कि जो भी उनके राज्य में जो मेन मिनिस्टर साइड थे, हाँ सॉरी, वो अपने पैलेसेस वगैरह में, अपने महल वगैरह में रहते थे। दे वर एंजॉयिंग देयर इलैबोरेट क्लोथिंग, अपनी क्लोथिंग एंजॉय, अपनी ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स, अपना अच्छा अच्छा खाना एंजॉय करते थे। एंड जिनकी वेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिराइव थी फ्रॉम द प्लंडर फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन, टैक्सेस levied on the common people and conquered region, and engagement in the slave trade, as an enslaved people provided free labor or were sent to distant Central Asia to be sold। यानी कि जो सुल्तान थे, जो भी मिनिस्टर्स थे उनके, वो तो अपने लग्जूरियस पैलेसेस, अपने महलों में अपने क्लोथिंग को, अपनी ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, अपने फाइन फूड्स को, इन सबको एंजॉय कर ही रहे थे। बट जो उनकी वेल्थ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लंडर, यानी कि इट वाज जो मिलिट्री कैंपेन से उन्होंने कलेक्ट किया, जो मिलिट्री कैंपेन उन्होंने लगाए, उधर से कलेक्ट किया, जो कॉमन पीपल से उन्होंने टैक्स वगैरह कलेक्ट किया, उन्होंने से उधर से कलेक्ट किया। और जितने भी रीजन जिन्होंने उनको, जो उन्होंने कॉन्क्वेर किए, जो उन्होंने लाइक एज एन, जिस रीजन में राज किया, जो उन्होंने दूसरे से एज एन जीत लिया, उस रीजन से उन्होंने बहुत सारे वो कमाए, और उन सारी चीजों से कमा के उन्होंने अपने उसमें लगाए, जिससे उन्होंने एज एन वॉट, उन्होंने अपना राज्य को राज किया, और अपने तो अपने वो अपने सुख में रहे, बाकी लोग जाए भाड़ में। बिकॉज वॉट एवर ही केयर्स फॉर, दे केयर फॉर देमसेल्व्स, है ना, कि वो अपना अच्छा खाना, अपना अच्छा कपड़ा, अपना अच्छा रहना उसमें देख रहे थे। और मैं ऑल्सो मानते हैं उन्होंने एंगेजमेंट क्या करी, स्लेव ट्रेड, यानी कि फ्री लेबर एज इन डिस्टिंग डिस्टिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में पहुंचाया। स्लेव ट्रेड यानी कि तुम अपना इधर से भेजो, हम अपना वैसे भेजते, काइंड ऑफ वो करा उन्होंने, एज इन लोगों को बेच दिया, है ना, एज स्लेव। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क में इफेक्ट हुआ। ठीक है, जो ट्रेड नेटवर्क था, जो इधर से उधर जो चीज़ों का ट्रेड था, उस सब में इफेक्ट हुआ। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे, यानी कि जो फार्मिंग वगैरह थे, उसमें भी आपका इफेक्ट हुआ। ठीक है, आगे क्या हम देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं, दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सेक्रेट और रिवर्स इमेजेस इन द बुद्धिस्ट, जैन्स, हिंदू हिंदू टेम्पल्स। यानी कि ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अटैक हुए, बहुत ज़्यादा सेक्रेड और मानी जाने वाली रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स में बहुत अटैक हुए। ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्शंस थी, दे वाज नॉट मोटिवेटेड, डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो बाय इकोनो इकोनोक्लास्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड थी बाय इकोनोक्लास्म, यानी कि द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेट्रस। यानी कि ये सारी जो इमेजेस थी, इन सब का इन्होंने क्या किया, इन सबको तोड़ फोड़ कर दे, इन सबको नष्ट कर दिया। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज आइकोनोक्लास्म, यानी कि जो आइकन जैसे जिसको हम समझते थे, जिनको हम आइडलाइजिंग मानते थे, उनको इन्होंने तोड़ फोड़ करी है। ठीक है, आगे अगर हम जो देखें यहाँ पे और भी आपका है, देन इज योर रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एज अ होल भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सो बट complete this portion till here, and we'll do the resistance to Delhi Sultanate in the next part. So what is think about it? Okay. Uh, why do we use the term image rather than common terms like idol or icon? The latter two terms are considered pejorative in the context of Judaism, Christianity, and Islam, whose orthodox set condemn idolatry or the worship of idol or icons. सो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट जो है वो ज्यादातर मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा ये सब करते हैं टू डेजिग्नेट इमेजेस, ऑफन स्टैचूज यूज्ड फॉर वर्शिप एंड टेम्पल्स और होम्स। इन योर इंग्लिश इमेजेस एज ए न्यूट्रल टर्म। तो जो आपके जो ये टर्म्स हैं, एज इन हम आपके यहाँ पे इमेजेस यूज क्यों करते हैं, देन द कॉमन टर्म जैसे कि आइडियल आइकन क्यों, क्योंकि जो लेटर टू टर्म्स हैं, आइडियल एंड आइकन, वो ज्यादा से ज्यादा जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में यूज किए गए हैं ना, एज इन द वर्शिप ऑफ द आइडल्स और द आइकन्स, राइट। और जो इंडियन क्लासिकल टर्म्स है, इसमें हम मूर्ति, विग्रह, रूपा उन सबको भी करते हैं दैट टू डेजिग्नेट द इमेजेस, है ना, जैसे कि स्टेचूज को हम करते हैं जैसे कि हम घर पे अपने मंदिरों में वर्शिप करते हैं। तो दैट इज व्हाई इन इंग्लिश इमेज एक न्यूट्रल टर्म है, जिसमें कि आपका पूरा एक कलेक्शन ऑफ चीजें आ जाए कि हम सबको एज इन देख के चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सम ऑफ द सुल्तान आल्सो इम्पोज्ड
the jizya, a tax on non-Muslim subject to grant them protection and exemption from military services. अब उन्होंने जजा भी करा। जजा यानी कि एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट यानी कि जो मुस्लिम की चीजें नहीं थी उन सब पे हुआ, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिली, उनको एग्जेम्पशन मिला जो भी मिलिट्री सर्विसेज थी उससे, पर उनको टैक्स करना पड़ा उसके लिए। ठीक है, in practices depending on the ruler, this discriminatory tax would be source of economic burden and public humiliation and form a financial and social incentive of subjects to convert to Islam. अब ये जो टैक्सेशन उन्होंने लगाया किसमें, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स में, जो कि मुस्लिम यानी कि जो इस्लाम के अंदर एज एन उसमें उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब जो ये टैक्स तो एक्स्ट्रा टैक्स है, उन्हीं पे टैक्स है, उन्हीं को डिस्क्रिमिनेट ऑन द टर्म ऑफ द रिलीजन कि वो तो मुस्लिम नहीं है या वो जो काम कर रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है, तो दैट इज उस पे उन्होंने टैक्स लगाया। अब जो उस पे टैक्स लगाए उनको लगा कि भैया ये तो हमारे टैक्स क्यों लगाए, व्हाट इज द वन थिंग जो कि इस टैक्स को हटा सके, दैट थिंग इज टू कन्वर्ट टू इस्लाम, है ना। उन्होंने ऐसा बर्डन लगाया एज एन इकोनॉमिक बर्डन कि भैया पैसे भरने पड़ेंगे, एज इन पब्लिक ह्यूमिलेशन की उन्हीं को ही टैक्स भरना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए इट फॉर्म द फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव कि आगे आगे चल के धीरे धीरे दे हैव टू कन्वर्ट टू इस्लाम। एट द एंड 14th सेंचुरी में तैमूर जो है अब ब्रूटल तुर्किक मंगोल कंक्वेयर कर लेते हैं सेंट्रल एशिया को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then a thriving city. जो तुर्किक मंगोल कंक्वायर थे उन्होंने, तैमूर ने पहले सेंट्रल एशिया को कवर किया, देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर किया, नॉर्थ वेस्ट यानी कि राजस्थान काइंड ऑफ एरिया को, एंड देन वो धीरे धीरे दिल्ली में आए और उन्होंने दिल्ली में भी अटैक करा। And as he wrote in his memoirs, his twofold objective was to wage war with the infidels and to gain something by plundering the wealth of infidels. यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, they was to with the war with the infidels के साथ लड़ाई करना, एंड जितनी भी उन्होंने वेल्थ इकट्ठा करे, जितने भी पैसे इकट्ठा करे हैं उनको भी वो करें। इनफिडल मतलब कि क्या, लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ of a given religion. For medieval Christianity, infidels were Muslim or pagans. For medieval Islam, infidels were Christian, or in the context of India, Hindu, Buddhist और Jain. Infidels मतलब कि कोई भी जो who does not share the faith ऑफ गिवन रिलीजन, यानी कि जो भी जैसे लेट्स से एक इस्लाम पर्सन है उसके लिए इनफिडल यानी कि वो लोग होंगे जो उसके रिलीजन में नहीं है, यानी कि अगर हम थोड़ा वैसे टर्म में बात करें तो दैट इज व्हाट इट इज कि जो उसके रिलीजन नहीं मानते दोज आर इनफिडल्स। तो एज एन मंगोल उसने जो कहा तैमूर ने, हिज वाज कि वो इनफिडल से लड़ाई करे एंड जितनी भी उन्होंने वेल्थ इकट्ठी करी है वो ले। Large numbers were killed or enslaved and the city was left in ruins. Timur soon withdrew from India and huge plunder leaving chaos behind. तो बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को बंदी बना दिया गया और जो सिटीज थी उसको एज एन रूइन उसको तोड़ फोड़ कर दी गई। और आफ्टर मैथ द लोधी इमर्ज एंड एस्टैब्लिशमेंट द लार्ज लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन सब के बाद तैमूर ने सारा chaos छोड़कर चला गया और उसके बाद आई दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी जो की थी लोधी। By then, however, जो टेरिटरी थी वो बहुत ही shrunk हो गई थी considerably in the face increasing resistance from the other state and kingdom within India। तो बहुत जो टेरिटरी थी बहुत छोटी हो गई थी, क्यों, क्योंकि जो अदर पार्ट ऑफ किंगडम से, जो आगे किंगडम से वो ज्यादा राइज हुए और ज्यादा बड़े, एंड आफ्टर दैट जो जो सिटीज थी, जो टेरिटरी थी बहुत ही छोटी हो गई, बहुत ही श्रंक हो गई। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक था ये भी हम खत्म कर रहे हैं। आगे वाला जो एपिसोड नंबर 3 है हम उसमें बात करेंगे हमारा रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत इन योर एपिसोड नंबर 3। इसमें हमने अपना क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा है द राइज एंड फॉल, हमने कैसे देखा दिल्ली सल्तनत की कैसे राइज हुई थी, कैसे वो बड़ी थी, है ना, फ्रॉम द सुल्तनत, फ्रॉम द किंग पृथ्वीराज चौहान से लेकर के आपका खिलजी के बाद, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक आए, एंड मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तैमूर ने उनको हराया, देन लोधी हमने देखा कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ है। आगे हम एपिसोड नंबर 3 में रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए फॉर योर एपिसोड नंबर 2 दिस मच ओनली। नाउ आई take a break and like I'll take a leave and you all just go through each and everything. Till then, goodbye everyone. We'll meet you soon with your episode number 3. Thank you.